बात है 20 जुलाई 1969 की, जब नासा ने दावा किया कि इंसान पहली दफ़ा चांद पर कदम रख चुका है। दुनिया भर के 60 करोड़ लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। सांस रुकी हुई थी, आंखें स्क्रीन पर जम चुकी थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो मशहूर अल्फाज बोले, ये एक छोटा कदम है इंसान के लिए, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा, लेकिन आज 55 साल के बाद भी ये सवाल उठता है कि क्या ये वाकया असल में हुआ था या ये सिर्फ एक प्लान ड्रामा था जो दुनिया को दिखाया गया। वरना ये झंडा चांद पर क्यों लहरा रहा है? समझने के लिए हमें वापस चलना होगा 1960s के दौर में, जब कोल्ड वॉर अपनी पीक पर थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों कंट्रीज साइंस और टेक्नोलॉजी में आपस में कंपटीशन कर रही थी। रशिया ने पहले ही दुनिया को शॉक कर दिया था जब 1958 में उन्होंने स्पुतनिक सैटेलाइट स्पेस में भेजी। उसके कुछ महीने बाद अमेरिका अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करता है, मगर ठीक 3 साल बाद अमेरिका को फिर से एक बड़ा झटका लगता है जब 1961 में सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गंगारिन पहला इंसान बन जाता है जो स्पेस में गया। इस दौर में अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। यूएस को हर हाल में सोवियत यूनियन से आगे निकलना था। इसी प्रेशर में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में एक बोल्ड अनाउंसमेंट किया, हम इस डेकेड के ख़त्म होने से पहले इंसान को चांद पर भेजेंगे। अब ज़रा सोचिए, सिर्फ 8-9 साल में चांद पर इंसान को भेजना, जबकि उस वक्त कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े होते थे। ये चैलेंज छोटा नहीं था। 16 जुलाई 1968 की सुबह 9:32 पर अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ, लेकिन याद रहे इससे पहले 10 अपोलो मिशंस की टेस्टिंग ऑलरेडी की जा चुकी थी। All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. अपोलो 11 में तीनों एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस सैटर्न वी रॉकेट के जरिए स्पेस में गए। तीनों एस्ट्रोनॉट्स का सफर 3 दिन तक चला और फिर 20 जुलाई 1969 को वो मून के ऑर्बिट में एंटर हुए। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने लूनार मॉड्यूल से उतरकर मून की सरफेस पर कदम रखा, जबकि माइकल कॉलिंस ऑर्बिट में ही रहा। यही वजह है कि माइकल कॉलिंस का नाम इतना फेमस नहीं था जितना कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन का। लूनार मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा था जिसे चांद पर उतरना था। टीवी पर लगभग 60 करोड़ लोगों ने ये लाइव देखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की वो आइकॉनिक स्टेप दुनिया की हिस्ट्री में लिख दी गई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वहां अमेरिका का झंडा गाड़ा, वहां कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गए और बहुत बड़ी मिकदार में रॉक इकट्ठा किया। 2 घंटे चांद पर बिताने के बाद वो वापस अर्थ की तरफ बढ़ने लगे। जब मॉड्यूल अर्थ के करीब आया, मॉड्यूल सेफ्टी पैराशूट डिप्लॉय करता है और समुंदर में लैंड कर जाता है। रेस्क्यू टीम तीनों एस्ट्रोनॉट्स को वहां से बचा लेती है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठने लगी। लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आया कि 1969 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी भी या नहीं। आज भी स्पेस ट्रैवल रिस्की और एक्सपेंसिव है, तो फिर उस वक्त अमेरिका कैसे इतनी आसानी से इंसान को चांद पर ले जा सकता है? नासा ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। दूसरा सवाल, वो मशहूर झंडा। चांद पर हवा ही नहीं थी, फिर भी फुटेज में क्लियरली अमेरिका का झंडा वेव करता हुआ नजर आ रहा था। क्या ये वैक्यूम में मुमकिन है? झंडा वैक्यूम में था, इसलिए हिल रहा था क्योंकि जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसे गाड़ा तो वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंट ना होने की वजह से उसका मोशन नहीं रुका। तो तीसरा सवाल, तस्वीरों में सितारे गायब थे। अगर आप चांद पर हो तो आसमान में लाखों के हिसाब से सितारे नजर आने चाहिए, लेकिन हर फोटो में बैकग्राउंड बिल्कुल काला था, जैसे स्टूडियो के अंदर ब्लैक कर्टन। नासा के मुताबिक स्टार्स इसलिए फोटोज में नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि कैमरा का एक्सपोजर मून ब्राइट सरफेस पर सेट था। आप फोन से फुल मून की फोटो लो, स्टार्स कभी नजर नहीं आएंगे। और एक और अजीब बात, शैडोज। कुछ फोटोज में ऑब्जेक्ट की शैडोज अलग एंगल्स पर हैं, जैसे कि मल्टीपल लाइट सोर्सेज का यूज किया गया हो, लेकिन चांद पर तो सिर्फ एक लाइट सोर्स होता है और वो सूरज है। शैडोज चांद की सरफेस अनइवन होने की वजह से थे। चांद पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होने की वजह से एंगल डिस्टॉर्टेड लग रहे थे।
ये सब चीज़ें लोगों को और कंफ्यूज करती रही कि कहीं ये सब एक स्टेज ड्रामा तो नहीं। एक और मशहूर थ्योरी सामने आई कि हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक को नासा ने हायर किया था ताकि वो एक फेक मून लैंडिंग शूट कर सके। उनकी फिल्म 2001 स्पेस ओडिसी एक साल पहले 1961 में रिलीज हुई थी, जिसमें स्पेस के सीन्स इतने रियलिस्टिक थे कि लोगों ने मान लिया कि अगर कोई ऐसी फेक वीडियो बना भी सकता है तो वो कुब्रिक ही है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली इस बात का जिक्र भी हुआ, लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे हैं, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। नासा का दावा है कि उनके पास अपोलो मिशंस के फिजिकल एविडेंस भी मौजूद हैं। उन्होंने मून से कुछ पत्थर इकट्ठे किए। ये रॉक्स दुनिया भर के साइंटिस्ट को दिए गए, मगर उनकी कंपोजिशन अर्थ के किसी भी रॉक से नहीं मिली। अब सवाल ये है, क्या सच में अपोलो 11 एक फेक ड्रामा था? वैसे तो नासा ने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया था कि ये रियल मून लैंडिंग मिशन था, मगर जब आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखें तो लगता है कि मून लैंडिंग एक ड्रामा था। लेकिन अगर आप साइंटिफिक एविडेंस और नासा के डाटा को देखें तो लगता है कि ये असल में हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि अगर नासा ने ये सब फेक किया होता तो 50 साल में कभी ना कभी तो कोई इनसाइडर सच सामने ले आता। 4 लाख से ज़्यादा लोग अपोलो प्रोग्राम का हिस्सा थे, तो क्या इतनी बड़ी सच्चाई इतने अरसे तक छुपाई जा सकती थी? कि शायद पहली लैंडिंग फेक थी। शायद अमेरिका ने जल्दी में एक फेक वीडियो बनाया ताकि सोवियत यूनियन पर अपनी जीत डिक्लेयर कर सके और बाद में असली मिशंस को कंडक्ट किए। सच क्या है, इसका जवाब शायद सिर्फ नासा ही दे सकता है। लेकिन एक चीज़ यकीनन है, चाहे लैंडिंग असली थी या फेक, इसने पूरी दुनिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन में मोटिवेट किया। आज हम मार्स पर इंसानों को भेज रहे हैं, स्पेस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, और ये सब अपोलो 11 की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अपोलो 11 की मून लैंडिंग असली थी या ये एक प्लान्ड हॉलीवुड की मूवी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।